Assalamu alaikum students and welcome back to my new lecture which is about oligosaccharides of carbohydrates. लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसैकेराइड बेसिक स्ट्रक्चर उसके बारे में काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट पढ़ा है। अब चलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड्स की तरफ। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। अब एक ओलिगोसैकेराइड के लिए क्या ज़रूरी है? वन मोनोसैकेराइड होगा, एक मोनोसैकेराइड नहीं, कम से कम 2 सैकेराइड, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह 10 मोनोसैकेराइड्स अगर मिलेंगे तो वो ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे। अगर वो 2 का बना रहे हैं, 2 दाने मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं तो वो कहलाएगा डाइसैकेराइड। ओके, अगर हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो जो बनेगा न्यू कंपाउंड उसे हम बोलेंगे वो डाइसैकेराइड है। 3 मोनोसैकेराइड से ट्राइसैकेराइड बनेगा, 4 से टेट्रासैकेराइड, 5 से पेंटासैकेराइड, 6 से हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, नैनोसैकेराइड या डेकासैकेराइड्स। इस तरह अगर हमारे पास 10 मोनोसैकेराइड्स जुड़ेंगे तब तक ओलिगोसैकेराइड्स होंगे। लेकिन 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स कनेक्ट होंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे तो वो ओलिगोसैकेराइड है। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ये सारी कार्बन की ही लॉन्ग चेन्स है और सब कार्बोहाइड्रेटिक इन नेचर हैं। तो इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? पॉलीसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स हमारे किस में आ जाएंगे? ओलिगोसैकेराइड्स में। सबसे ईजी डाइसैकेराइड्स है। आपके लिए यहीं तक का कंसेप्ट काफ़ी है। हम डिफरेंट डाइसैकेराइड्स बना के अभी चेक करेंगे। एक मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज है, 2 ग्लूकोज बन के क्या बनते हैं? एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है, फिर क्या बनता है? एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, फिर क्या बनता है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं न्यू डाइसैकेराइड बन के क्या चीज़ आती है और इनके दरमियान बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, ये रिंग आपस में कैसे जुड़ेंगे, इन सबको इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमने जो एग्जांपल सेलेक्ट की है वो है सुक्रोज की। सुक्रोज हमारे पास क्या होता है? ये एक डाइसैकेराइड है। इसके अंदर 2 शुगर्स मिलती हैं। दो शुगर्स मिलेंगी और ये एक डाइसैकेराइड बनाएगा जिसे सुक्रोज बोलते हैं। इसमें हमारे पास ग्लूकोज का रिंग होता है और एक फ्रुक्टोज का रिंग होता है। ग्लूकोज हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ये वही ग्लूकोज है जिसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इसके यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है। ये हमारे पास कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये कार्बन नंबर 6 के ऊपर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और एक OH होता है। कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास अगर बिलो द ऑक्सीजन है तो ये हमारे पास अल्फा है, डी ग्लूकोज है। तो इसके मज़ीद स्ट्रक्चर की सिर्फ हमें कार्बन नंबर 1 की थोड़ी सी पोजीशन देखनी है क्योंकि बॉन्डिंग किन के बीच में होगी वो कार्बन के हम बनाएंगे। ये तो था अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी मज़ीद वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की वजह से रिंग हमारा थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इसको मज़ीद गंदा नहीं करते। अब हमारे पास दूसरी तरफ क्या बनेगा? बीटा फ्रुक्टोज। बीटा है तो इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो ऑक्सीजन OH ग्रुप आएगा वो अबव द प्लेन आएगा। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमने पढ़ा था फ्यूरेन रिंग बनेगा। इसमें एस रिंग के 5 कॉर्नर्स बनेंगे, 3, 4, 5। अब हमारे पास ये कैसा स्ट्रक्चर बनता है फ्रुक्टोज का? सबसे ऊपर हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6। इसकी एक वैलेंसी नंबर 5 की रह जाती है। अब बॉन्ड कहाँ पे बनेगा हमारे पास? पहले इसको सेट करते हैं। कार्बन नंबर 1 है। हमने पढ़ा था फ्रुक्टोज के लिए जो कीटोन ग्रुप था, एल्डिहाइड नहीं लगा था, कीटोन ग्रुप में कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास कीटोनिक ग्रुप था। ये एक फ्रुक्टोज की लॉन्ग चेन थी। इसमें कार्बन नंबर 1 को छोड़ के कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड था, 3 पे वही H हमारा अगर राइट साइड पे चला गया था OH इस तरफ आ गया था, बाकी वही चेन थी जैसे ग्लूकोज की थी। अब इसमें जब रिंग बनेगा तो ये कार्बन नंबर 1 को साइड पे कर देगा, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा? उसी तरह कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा? ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज था, अल्फा की वजह से OH यहाँ पे था और H यहाँ पे था। बिल्कुल सेम वही होगा जैसे ग्लूकोज के केस में हुआ था। इसमें से OH रिमूव हो जाएगा और इस जगह पे ऑक्सीजन अपना बॉन्ड आके बना देगा। इसकी एक तरफ H लगा हुआ होगा, नहीं, अब एक तरफ क्या लगेगा? इसके 3 बॉन्ड्स हो गए, तीसरा बॉन्ड बनाएगा। जो OH यहाँ से फ्री हुआ है वो कार्बन नंबर 2 पे जाके OH लग जाएगा
और यहाँ का बॉन्ड कौन कवरेज करेगा, ऑक्सीजन करेगा। इस तरह से ऑक्सीजन एक तो कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन नंबर 5 के साथ बनाएगा। और 1 कहाँ पे चला गया, या आप इसको ऊपर बना सकते हो कार्बन नंबर 1 को, या इस कार्बन नंबर 1 को नीचे बना सकते हैं, जो कि रिंग के बाहर रह गया। ये कार्बन नंबर 1 रिंग से बाहर रह जाएगा, ये रिंग यहाँ से यहाँ तक बन गई और कार्बन नंबर 6 भी रिंग के बाहर आ जाएगा। अब जब फ्रुक्टोज अपना रिंग फॉर्म में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ नज़र आएगा। ये कार्बन नंबर 1, 2, ये कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 1 पे भी हमने देखा था, इसके यहाँ पे एक तरफ OH ग्रुप है और एक तरफ H ग्रुप है। इसी तरह 2 पे हमारे पास एक तरफ ऑक्सीजन है, दो तरफ कार्बन है, जो एक तरफ बच जाता है उस पर OH ग्रुप है। फिर इसी तरह हमारे पास 3, 4, 5, 6 की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने से हमारा रिंग गंदा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखना है बॉन्ड कहाँ पे बनेगा हमारा, किन के दरमियान बनेगा। इसको मज़ीद अपना बॉन्ड आसान करने के लिए कार्बन को ऊपर कर देते हैं, OH को नीचे कर देते हैं। नहीं, OH तो ऊपर ही रहेगा, इसीलिए तो ये बीटा फ्रुक्टोज बनेगा। मैंने बताया था अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे आता है, बिलो द प्लेन होता है, तो उसे अल्फा बोलते हैं। इसका कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1 है, इसके अबव OH आ जाएगा, बाकी साइड पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये अबव द प्लेन है इसलिए ये बीटा है। कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन हमारे पास अगर OH ग्रुप ऊपर होता है तो उसे कहते हैं बीटा फ्रुक्टोज। लेकिन कार्बन हमेशा नीचे इसके अटैच होता है। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के नीचे होगा और यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप, H और H। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे। किन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, जब भी बॉन्ड बनता है तो वाटर इसमें से रिलीज होता है। जब वाटर रिलीज होता है तो हमारे पास किस टाइप का रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें OH ग्रुप, इसका भी OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। अब OH ग्रुप पूरा रिमूव नहीं होगा, यहाँ से OH ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा, इसकी वैलेंसी खाली हो गई। यहाँ से OH इस H को ले जाएगा, यहाँ का OH और वहाँ से H रिमूव होके H2O बन जाएगा। अब यहाँ पे रह गया सिंगल ऑक्सीजन। जब सिंगल ऑक्सीजन होता है या तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, अगर ये सिंगल बॉन्ड है अपना सेकंड सिंगल बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, कार्बन नंबर 1 के साथ बनाएगा। ये कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया। इस ऑक्सीजन ने ऑलरेडी किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, किस कार्बन के साथ, यहाँ पे रिंग में मौजूद है कार्बन नंबर 2। अब ये रिंग कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 2 का दरमियान कौन सा बॉन्ड बन गया, O का के सेंटर में O आ गया, इसके एक तरफ ग्लूकोज आ गया और एक तरफ फ्रुक्टोज आ गया। इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड किन किन को जोड़ा है, अब इसका नाम साइंटिफिक नेम देना बड़ा ही टेक्निकल काम है, उसको समझने की हमें ज़रूरत है। अब हमारा किन के दरमियान कनेक्शन बना है, अब इसके लिए क्या बनेगा, ये हमारे पास अल्फ़ा था ग्लूकोज और ये बीटा था, अल्फ़ा टू बीटा एरो हेड। फिर इसके दरमियान बाद हमारे पास अल्फ़ा बीटा का कनेक्शन बना, फिर हमारे पास 1 का 2 के साथ बना ब्रैकेट 1 एरो हेड 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, सुक्रोज, जिसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बनेगा, उसे कहेंगे वो क्या है, सुक्रोज। और इनके दरमियान लिंकेज कैसे बन रहा है, अल्फ़ा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सेलोबायोस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल किसकी देखने लगे हैं, सेलोबायोस। सेलोबायोस भी एक डाइसैकेराइड है, किन के कम्बिनेशन से बनता है, दोनों ही ग्लूकोज मिलते हैं, एक पहला वाला बीटा ग्लूकोज, दूसरा वाला भी बीटा डी ग्लूकोज है। अब हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे था, O कार्बन 1 2 3 4 5 एंड कार्बन नंबर 6। इसी तरह यहाँ पे भी बनेगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 वाले पे H2OH आ जाएगा, H2OH।
हमने पढ़ा था अगर हमारे पास बीटा ग्लूकोज है इट्स मीन इसका जो कार्बन नंबर 1 है इसके ऊपर OH अबव द प्लेन होगा। OH यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इसके अंदर बाकी वैलेंसी यहाँ पे डायग्राम में कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिंकेज कैसे बनेगा? कार्बन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इन दोनों के करीब करीब कौन सा पार्ट है? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। सिर्फ इनकी वैलेंसी मैंने कंप्लीट की है। अब कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप, ये बॉन्ड बनाने से पहले इसमें से क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। इसका OH पूरा निकल गया और इसमें से H रिमूव हो गया। अब ये ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जो रह गई वो कंप्लीट करेगा कार्बन नंबर 4 के साथ। फिर हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? एक कार्बन की चेन, ग्लूकोज की चेन ये थी, एक ग्लूकोज की चेन ये थी, इधर भी एक कार्बन और रहता है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है O बीच में है, ये भी हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। लेकिन इस बॉन्ड का हमें तो पता है इसका कॉमन नेम क्या है? सेलोबायोस। साइंटिफिक नेम कैसे बनेगा? हमारे पास दोनों बीटा हैं, बीटा 1 एरोहेड 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेलोबायोस में कैसे बन रहा है? दोनों शुगर बीटा हैं, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 4 है, 1 एरोहेड 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या है? सुक्रालोज। सुक्रालोज क्या होता है? अगर हम लोगों के पास जो सुक्रोज था, सुक्रोज के 3 तरफ क्लोरीन का मॉलिक्यूल अटैच होगा, 1 2 3 ट्राई क्लोरो सुक्रोज को सुक्रालोज बोलते हैं। ये भी एक हमारे पास डाइसैकेराइड है, क्योंकि सुक्रोज डाइसैकेराइड था, इसका स्ट्रक्चर देख लिया है, तो सुक्रालोज भी इसी का ही डेरिवेटिव है, इसलिए ये भी एक डाइसैकेराइड है। इसके अलावा कुछ और डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लैक्टोज है। लैक्टोज कब बनेगा? एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, GALEC, एक गैलेक्टोज, ये दोनों मिलेंगे तो ये डाइसैकेराइड एक लैक्टोज मॉलिक्यूल बना देगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अलावा माल्टोज है। माल्टोज कब बनता है? हमारे पास माल्टोज, इस माल्टोज से पहले हमने देखा था सेलोबायोस। सेलोबायोस कब बन रहा था? बीटा 1 4 लिंकेज से बन रहा था। अब बीटा नहीं हो, अल्फा हो, अल्फा 1 4 लिंकेज हो, तो जो बने इसमें भी दोनों ग्लूकोज थे, इसमें भी दोनों ग्लूकोज है, इसमें भी 1 4 लिंकेज है, इसमें भी 1 4 है। डिफरेंस क्या है? अगर आपके पास अल्फा ग्लूकोज है, बिलो द प्लेन OH ग्रुप है, तो वो माल्टोज बनेगा। अगर अबव द प्लेन OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो सेलोबायोस बनेगा। इट इज़ ऑल अबाउट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में एक चीज़ अब तक मिसिंग है जो मैंने नहीं बताई, वो है रिड्यूसिंग शुगर। तमाम मोनोसैकेराइड्स और मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सेल्यूलोज, सुक्रोज। रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर रिडक्शन से निकला, रिड्यूस करने की एबिलिटी। वो शुगर जो किसी दूसरे शुगर को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे, ऐसी शुगर that give electrons to other sugar, ऐसी शुगर जो अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी दूसरे शुगर को दे दे, वो रिड्यूसिंग शुगर है। तमाम मोनोसैकेराइड में एबिलिटी होती है कि ये अपने फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को या अपनी चेन को अटैच करने के लिए खुद रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स है, तमाम मोनोसैकेराइड्स। इसी तरह डाइसैकेराइड्स भी बहुत सारे रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज हमारे पास सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसकी रीज़न क्या है? हमने देखा था सुक्रोज में बॉन्डिंग कैसे हो रही थी, फ्रुक्टोज की एक चेन थी, ये इसका कार्बन नंबर 2 1 अलग से लगा हुआ था, 2 3 4 5 एंड कार्बन नंबर 6। इसके कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्डिंग हो रही थी कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज के कार्बन 1 पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन था। इसका भी ग्लूकोज और इसका फ्रुक्टोज दोनों के फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के साथ बिजी हैं। अब ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर सकता है, ना ये रिड्यूस कर सकता है। इस केस में ये दोनों ही नॉन रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये दोनों मिलकर के नई शुगर बनाएंगे तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनाएंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड को कवर करेंगे।